पिछले महीने 20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरा पर गए तो मणिपुर में चल रहे अंतर्जातीय हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए। कुछ लोग तो इस दौरे को रोम के क्रूर तानाशाह नीरो से जोड़कर देखा। नीरो के संदर्भ में एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। दरअसल ये लाइन वर्तमान समय में साहेब पर खूब बैठ रही है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन मजाल है कि ये साहब मणिपुर हिंसा पर कुछ बोल दे। नमस्कार, द पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिद्धार्थ। कितनी कमाल की बात है ना भारतीय राजनीति का कि देश का एक कोना जाति हिंसा में जल रहा है और देश में एक महिला एसडीएम की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर डिबेट चल रहा है, जबकि चलनी चाहिए मणिपुर हिंसा पर। विपक्ष भी राजनीतिक गुणागणित को देखते हुए अपनी चुप्पी साधे हुए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मणिपुर से कोई खास राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां लोकसभा के मात्र 2 ही सीट हैं। उनमें से भी एक आदिवासियों के लिए आरक्षित है। लेकिन सवाल यह है कि देश की हर समस्या को राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से देखना कितना सही होगा। पिछले 10 सालों से केंद्र में अकेले विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे राहुल गांधी जब 30 जून को मणिपुर में मारे गए लोगों के परिजनों और हिंसा के चलते बेघर हो चुके लोगों से मिले तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पेट में दर्द उठना शुरू हुआ। मणिपुर क्यों जल रहा है, ये जानने से पहले मणिपुर की क्या स्थिति है ये जान लीजिए। मणिपुर देश का 19वां राज्य बना जब 1949 में भारत संघ में अर्ध राज्य के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद 1972 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर की सीमाएं म्यांमार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को साझा करता है, जिसे भारत का पूर्व द्वार कहा जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना कहा था, जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर का हिस्सा है। मणिपुर की पृष्ठभूमि को समझने के लिए मणिपुर की भौगोलिक दशा को समझना होगा। मणिपुर मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एक है मैदानी भाग, दूसरा है पहाड़ी भाग। ऐसा समझिए कि मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम जैसा है, जिसके बीच वाले भाग को मैदानी भाग या सेंट्रल वैली कहते हैं, जो मणिपुर के राजधानी इम्फाल के आसपास वाला इलाका है, जिसके चलते इम्फाल घाटी के नाम से भी जानते हैं, जो चारों तरफ पहाड़ी भागों से घिरा हुआ है। मैदानी भाग मणिपुर की कुल क्षेत्रफल का 10% है, जबकि पहाड़ी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 90% भाग आता है। मैदानी भाग में मणिपुर की कुल आबादी का 65% जनसंख्या निवास करती है, जबकि पहाड़ी भागों में स्टेट का 35% जनसंख्या बसती है। मैदानी भाग में मैतेई बहुसंख्यक समुदाय है, जो हिंदू धर्म को मानती है। इसके बाद लगभग 8% मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। मैदानी भाग पहाड़ी भागों से ज्यादा उपजाऊ है। मैदानी भाग में राज्य का 65% जनसंख्या रहने से नए परिसीमन के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सीटें मैदानी भाग से ही आती है। इसलिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से मैतेई समुदाय मणिपुर में सबसे मजबूत समुदाय है। राज्य के नौकरियां और शिक्षा स्वास्थ्य में मैतेई समुदाय का वर्चस्व है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक राज्य में 20 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें अकेले 18 सीएम मैतेई समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। पूरे विधानसभा की कुल सीटें 60 हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 60 विधायकों में से अकेले 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं, जबकि पहाड़ी भाग मैदानी भाग की तरह उपजाऊ नहीं है। मणिपुर की कुल आबादी का 35% जनसंख्या रहती है, जिसमें बहुत सारे जनजातियां रहती हैं, जिसमें कुकी और नागा जनजातियों का बहुलता है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं। आदिवासियों के लिए विधानसभा में 19 आरक्षित सीट है, जो वर्तमान समय में 20 विधायक आदिवासी समुदाय से हैं। मैतेई समुदाय के अपेक्षा बाकी जनजातियां पिछड़ेपन का शिकार है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा जैसे हालात हैं। कुकी और नागा समुदाय इस पिछड़ेपन का जिम्मेदार मैतेई समुदाय को मानते हैं। बस यही आर्थिक और राजनीतिक अंतर इन दोनों समुदायों के बीच के नफरत की वजह है। इस नफरत की वजह से सालों से चली आ रही संघर्ष वर्तमान में 30 से ज्यादा उग्रवादी हथियारबंद संगठन मणिपुर में सक्रिय है, जबकि ये आंकड़ा 60 से ज्यादा थी, लेकिन सरकार की शांति पहल से कुछ कम हुए हैं। वर्तमान में झगड़े की जड़ मैतेई समुदाय के एसटी का दर्जा दिए जाने को लेकर है। दरअसल इस हिंसा की कहानी की पटकथा राजनीतिक रूप से 2012 से लिखनी शुरू हुई थी, जब बीजेपी की मणिपुर में 0 सीट हुआ करती थी। आपको पता है कि बीजेपी हमेशा से हिंदुत्ववादी राजनीति करती आई है और उसी के जरिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधती है। बीजेपी को मणिपुर सत्ता हासिल करने के लिए एक बात समझ में आ गई कि मैतेई समुदाय में पैठ बनाने के बाद ही सत्ता संभव है।
इसलिए बीजेपी ने मैतेई समुदाय में अपना विश्वास पैदा करने के लिए उनकी ऐतिहासिक मांगों को हवा देना शुरू किया। जैसे कि आपको पहले से पता है कि मैतेई समुदाय हिंदू धर्म को मानती है, इस लिहाज में हिंदू कार्ड खेलना बीजेपी के लिए आसान हो गया। केंद्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति और मणिपुर में हिंदू ईसाई की राजनीति के चलते 2017 में 0 से 21 सीट जीतकर राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 28 सीट जीतकर राज्य में सरकार बनाने की दावा ठोक दी और गठबंधन से सरकार बना ली। लेकिन वो गठबंधन विधानसभा में विश्वास मत हासिल न कर सका, जिसके बाद में बीजेपी 21 सीट जीतकर दूसरे नंबर की रहने वाली पार्टी मणिपुर के क्षेत्रीय दलों के सहयोग से गठबंधन कर पहली बार मणिपुर में सरकार बना ली। उसके बाद 2022 में मणिपुर में 12वीं विधानसभा चुनाव हुआ और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाली मणिपुर में कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी। बीजेपी दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मैतेई समुदाय की मांगों को लेकर अगस्त 2022 को मणिपुर सरकार द्वारा एक चेतावनी जारी की गई। चूराचंदपुर खोपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 28 गांव, जो इम्फाल से लगभग 63 किलोमीटर दूर कुकी बहुल जिला है, जिसको अवैध घोषित कर दिया गया। मणिपुर सरकार बिना नोटिस किए खाली करा रही थी, जिसके विरोध में द इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोर्स ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल 2023 को चूराचंदपुर में 8 घंटे की बंद का ऐलान किया। संयोग से बंद वाले दिन मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का उसी जिले में न्यू लमका टाउन के सद्भावना मंडल में रैली के साथ साथ एक ओपन जिम और PT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन 27 अप्रैल की रात को मुख्यमंत्री के उद्घाटन वाले जगह पर जमकर कुकी समुदाय ने तोड़फोड़ चालू किया। तब पुलिस हालातों को संभालते हुए आंसू गैस छोड़े, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस तनाव के बीच CM का चूराचंदपुर में कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 28 अप्रैल को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद मणिपुर के ही तुंगबांग एरिया में नाराज कुकी समुदाय के लोगों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस को आग लगा दी। अभी तक कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प चल रहा था, लेकिन हालात 3 मई को और बिगड़ गई, जब मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय आमने सामने आ गए। जो मैतेई समुदाय को मिली ST का दर्जा को लेकर। दरअसल समस्या ये कि मणिपुर की बहुसंख्यक समुदाय मैतेई 2012 से ST का दर्जा देने की मांग कर रही थी। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यह मांग तब शुरू हुई जब बीजेपी के पास मणिपुर विधानसभा में 0 सीट थी। 0 सीट से बहुमत का सफर मैतेई समुदाय के कंधों पर रखकर ही तय किया है। इसके पीछे मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने का वादा। इसलिए 12वीं विधानसभा के गठन के बाद मार्च 2023 को मैतेई संगठनों की याचिका को सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगले 4 हफ्ते के भीतर मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे, जिसके विरोध में 3 मई को राज्य के 10 पहाड़ी जिला आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसका नेतृत्व ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया, जो आदिवासियों के हितों के लिए लड़ती आई है। उसके बाद मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यदि मणिपुर में मैतेई समुदाय आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है तो फिर क्यों ST का दर्जा की मांग कर रही है। दरअसल ST को लेकर मैतेई समुदाय तर्क देती है कि हम 1949 में जब भारत से जुड़े थे तो तब हमें ST का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1972 में मणिपुर को जब पूर्ण राज्य के रूप में विलय हुआ तो हमारा ST का दर्जा छीन लिया गया। ST का दर्जा मांगने के लिए मैतेई समुदाय तर्क देते हैं कि ST से बाहर होने से हम अपनी भाषा, संस्कृति और पुश्तैनी जमीनों का संरक्षण नहीं कर पाते। इसके लिए मैतेई समुदाय की घटती आबादी का हवाला देते हैं और कहते हैं कि 1951 में हमारी जनसंख्या 60% के आसपास थी, लेकिन 2011 में 44% रह गई है राज्य में। यदि हमें ST का दर्जा मिलता है तो भाषा, संस्कृति और अपनी पुश्तैनी जमीन का संवैधानिक संरक्षण कर पाएंगे। लेकिन वहीं मैतेई समुदाय को ST का दर्जा के विरोध में कुकी समुदाय का तर्क है कि मैतेई समुदाय पहले से ही मणिपुर की बहुसंख्यक समुदाय है। शासन प्रशासन में उसकी दबदबा है, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य में हर जगह उन्हीं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। यहाँ तक विधानसभा की मैक्सिमम सीट मैदानी भागों से आती है। ऐसे में उन्हें यदि ST का दर्जा मिला तो वो पहाड़ी भागों में ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे हमारी भाषा, जमीन और विधानसभा की आरक्षित सीट भी खतरे में पड़ जाएगी,
जबकि मैतेई भाषा को लेकर कुकी समुदाय का तर्क है कि मैतेई भाषा, जिसे मणिपुरी भाषा कहते हैं, वो पहले ही संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। और तो और नौकरी में EWS और SC के जरिए उनको नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। इसलिए कुकी समुदाय को यह डर है कि मैतेई समुदाय को ST का दर्जा मिलता है तो पहाड़ी इलाकों की जमीनों को खरीद कर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करेंगे और आदिवासी समुदाय हंसिए पर चले जाएंगे, जो पहले से ही हंसिए पर जी रहे हैं। दरअसल मैतेई समुदाय की समस्या है कि पहाड़ी भागों की जमीन ना खरीद सकते हैं और ना ही बच सकते हैं, कि कुकी और अन्य जनजाति समुदाय राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं और बच सकते हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 371C के तहत आदिवासियों को विशेष प्रावधान है। मणिपुर हिंसा के 2 कारण और भी हैं। पहला, मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती, जहां करोड़ों का धंधा होता है। म्यांमार, बांग्लादेश और लाओस के ठेकेदार इनमें इन्वॉल्व हैं। ये खेती पूर्णतः कुकी और नागा समुदाय के नियंत्रण में आता है, जिससे मैतेई समुदाय को परेशानी होती है। इसलिए कुकी समुदाय को डर है कि यदि मैतेई समुदाय को ST का दर्जा मिला तो ये पहाड़ी भागों में जमीन खरीदना शुरू करेंगे। सच पूछिए तो ये हिंसा जंगल, अफीम और आरक्षण की लड़ाई है। इसलिए मैतेई समुदाय वाली सरकार पहाड़ी जमीनों को सरकारी जमीन बताकर उसे खाली करवाने पर जोर डालती है। खैर असल दिक्कत तो ये है कि मणिपुर की पहाड़ी जमीन आदिवासियों का है या सरकार का, किसका कितना प्रतिशत है, ये अभी तक कोई प्रमाणिक रूप से मणिपुर आदिवासी और सरकार के बीच समझौता नहीं हुआ है। जबकि दूसरा कारण शरणार्थी को लेकर है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चल रहे जाति संघर्ष की वजह से बहुत सारे शरणार्थी चुपचाप सीमा पार आ जाते हैं, क्योंकि आपको पहले पता है कि मणिपुर म्यांमार और की सीमा रेखा को साझा करता है, जहां से राज्य में आसानी से शरणार्थी आ जाते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में 58,000 शरणार्थी प्रमाणिक तौर पर रह रहे हैं, जिसमें अकेले 7,800 शरणार्थी मणिपुर में रह रहे हैं, जिससे मैतेई समुदाय को अपनी भाषा, परंपरा और जमीन को लेकर असुरक्षा की भावना पनपती रहती है। वहाँ की राजनीतिक हालात ऐसी है कि इन शरणार्थी समस्या पर सरकार सालों से वोट बैंक की राजनीति करती आई है, जिससे मणिपुर शरणार्थी समस्या बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद शेष भारत का मणिपुर हिंसा को लेकर नजरिया दोयम दर्जा का रहा। हर रोज लोग मणिपुर में मारे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में चर्चा तक भी नहीं होता। मेरा मानना है कि ये राजनीतिक सौतेला व्यवहार कहीं मणिपुर को कश्मीर की तरह ना बना दे। मेन इंडिया नॉर्थ ईस्ट को लेकर अलग थलग नजरिया रखती है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों को हे नजर से देखा जाता है। इन्हें चिंकी तक बुलाते हैं, जैसा कोई ये चाइनीज हो। ये सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव एक दिन अखंड भारत के लिए दिक्कत खड़ा कर देगा। हमें बिना लाभ हानि के उन्हें भारतीय होने का एहसास कराना चाहिए, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक हम सब भारतीय हैं। नमस्कार।